दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेडिकल का कॉलेज का कैंपस बहुत ही बड़ा था। बहुत सारे प्लेग्राउंड और दूर दूर बनाए गए 2 से 3 माले की बिल्डिंग। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के बड़े से जंगल के बीच को काटकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। लगभग 4 से 5 मिनट तक राइट लेफ्ट मुड़ते मुड़ते अनिका की गाड़ी एक 5 मंजिला बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई। कार से निकलते ही अनिका ने अपने मोबाइल में भेजा गया एड्रेस पढ़ा। जब अनिका को कंफर्म हो गया कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ का एड्रेस उसे मैसेज में भेजा गया था, तब अनिका ने अपना फोन अपने पर्स में डाल दिया। अनिका उस बड़े से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बने एक छोटे से एड्रेस के अंदर दाखिल हुई। अंदर सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर आपस में कुछ बात कर रहे थे और उनके बीचों बीच लगभग 55 साल के लंबे कद के एक डॉक्टर बाकी डॉक्टर्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन समझा रहे थे। बाकी सब डॉक्टर जो खुद भी मिडिल एज के लग रहे थे, वह डॉक्टर सक्सेना को इस तरह सुन रहे थे जैसे अक्सर बच्चे प्रिंसिपल की केबिन में खड़े होकर प्रिंसिपल की डांट सुनते हैं। इससे यह पता रहा था कि सामने खड़ा डॉक्टर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है। दरअसल वह दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के डीन डॉक्टर सक्सेना थे। डॉक्टर सक्सेना दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड थे। साथ ही डॉक्टर सक्सेना न्यू दिल्ली हॉस्पिटल के डीन भी थे। डॉक्टर सक्सेना का नाम न सिर्फ न्यूरो सर्जरी में बल्कि डॉक्टर सक्सेना मेडिकल फील्ड में भी काफी इज्जत से नाम लिया जाता था। डॉक्टर सक्सेना का स्वभाव काफी डिसिप्लिन था और अक्सर उनके जूनियर्स और उनके पेशेंट उनसे काफी डरा करते थे। बाकी डॉक्टर्स को भी हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर उनसे कोई छोटी सी गलती भी हो गई तो डॉक्टर सक्सेना के गुस्से का उन्हें कभी भी सामना करना पड़ सकता था। डॉक्टर सक्सेना इस वक्त जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स को यह बता रहे थे कि किस तरह उन्हें पेशेंट के साथ रिलेशन रखने चाहिए। वह बाकी डॉक्टर्स को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पेशेंट के साथ ज्यादा फ्री होना उनकी ट्रीटमेंट के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर पेशेंट ने अपने डॉक्टर को लाइटली लेना शुरू कर दिया तो वह दिन दूर नहीं जब वही पेशेंट उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट को भी लाइटली लेने लगता है, जो उनके इलाज के लिए अच्छा नहीं। किसी एक डॉक्टर को खास डॉक्टर सक्सेना यह समझा रहे थे कि डॉक्टर को पेशेंट का इलाज करना है, मगर उसके लिए पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर को डांटते हुए जैसे ही डॉक्टर सक्सेना ने अंदर आई हुई अनिका को देखा, डॉक्टर सक्सेना ने अचानक ही अपनी मीटिंग बीच में रोक दी और अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ाते हुए अनिका की तरफ चलने लगे। डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से कहा, आखिर तुम आ ही गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। प्लीज मेरे ऑफिस में आकर बैठो, हम वहीं पर बातें करेंगे। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर। यह कहकर डॉक्टर सक्सेना ने अनिका से हाथ मिलाया और बड़ी अदब से झुककर अनिका को ऑफिस की ओर चलने का इशारा किया। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना अनिका को लेकर ऑफिस की ओर चलने लगे, पास खड़े जूनियर डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कभी भी डॉक्टर सक्सेना को किसी के साथ इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था, वह भी खासकर एक ऐसी लड़की के साथ जो अभी भी कॉलेज से बाहर निकली हो। जैसे ही अनिका डॉक्टर सक्सेना के ऑफिस के अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर सक्सेना ने पीछे से असिस्टेंट को धीमी आवाज में कहा, जाओ मेरी प्रीमियम कॉफी और मेरी गाड़ी से निकालो और एक बहुत ही स्पेशल और स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाना, अभी के अभी जाओ। डॉक्टर सक्सेना कॉफी के बड़े शौकीन थे। उनके पास कॉफी की महंगी और प्रीमियम कलेक्शन मौजूद थी, मगर जो प्रीमियम कॉफी उन्होंने अपनी कार में रखी थी वह डॉक्टर सक्सेना कभी नहीं निकाला करते थे, चाहे उनका गेस्ट कितना भी बड़ा वीआईपी हो। मगर आज इस कॉलेज गोइंग लड़की के लिए इतनी प्रीमियम कॉफी मंगवाना डॉक्टर सक्सेना के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। सारे डॉक्टर एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अभी भी डॉक्टर सक्सेना के साथ जो लड़की उनके ऑफिस में गई थी वह कोई आम लड़की नहीं थी। जरूर वह कोई बड़ी
वीवीआईपी होगी। मगर सभी डॉक्टर और डॉक्टर सक्सेना की असिस्टेंट एक दूसरे को देखकर इस कंफ्यूजन में थे कि आखिर यह लड़की कौन थी। ऑफिस के अंदर आते ही डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी चेयर पर बैठने का कहा। अनिका ने बिना एग्री किए डॉक्टर सक्सेना की बात मान ली और वह डॉक्टर सक्सेना की चेयर पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर सक्सेना सामने रखी गेस्ट चेयर पर बैठ गए। अनिका ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर डॉक्टर सक्सेना से पूछा, बताइए डॉक्टर, मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है? आप जानते हो कि मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिशियली वेकेशन पर हूँ, फिर इस तरह मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? डॉक्टर सक्सेना अनिका की यह बात सुनकर अपनी जगह से खड़े हो गए और बेहद शर्मिंदगी के साथ अनिका से कहने लगे, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी लाइक दिस डॉक्टर अमृता, मगर ये बात यह है कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। इस सर्जरी के लिए हमें आपकी एक्सपर्ट राय की जरूरत होगी। ऑफिस चेयर पर अपनी पीठ सीधी करते हुए अनिका ने डॉक्टर सक्सेना से पूछा, किस तरह का ऑपरेशन है यह? डॉक्टर सक्सेना ने अपने ड्राइवर से कुछ रिपोर्ट निकालते हुए अनिका से कहा, एक 5 साल के बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है। ट्यूमर का लोकेशन बहुत ही पेचीदा है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्यूमर से कॉन्टेक्ट हो। अगर जरा से भी गलती हुई ट्यूमर निकालने में तो यह बच्चे के भविष्य के लिए और उसके मेंटल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूँ कहिए कि बच्चा या तो पूरी जिंदगी एक वेजिटेबल बनकर बिस्तर पर पड़ा रहेगा, या फिर अगर बच भी जाए तो उनके दिमाग का विकास हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। मुझे पता है कि आप अगर कोई ऑपरेशन करें तो महीनों पहले उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है, मगर इस बच्चे को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मुझे इस बच्चे की हालत पर बहुत तरस आया और इसलिए मुझे इस तरह आपको यहाँ बुलाना पड़ा। डॉक्टर सक्सेना अनिका के अंदर छुपी हुई औरत को एक इमोशनल अपील करना चाहते थे। अनिका ने अपने दोनों हाथ टेबल पर कुछ देर टैप करने के बाद डॉक्टर सक्सेना से कहा, क्या आप इतना ही कहना चाहते थे मुझे? डॉक्टर सक्सेना अनिका की अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और डेस्क के पीछे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर सक्सेना से कहा, अगर इतनी सी बात थी तो आपने मुझे एक कॉल कर दिया होता तो आपने मुझे यहाँ तक क्यों बुलाया? आप मुझे बस ऑपरेशन की तारीख, टाइम और लोकेशन बता दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। इतनी बड़ी डॉक्टर इतनी आसानी से मान जाएगी, यह डॉक्टर सक्सेना ने कभी नहीं सोचा था। डॉक्टर सक्सेना जानते थे कि मारवा और गुलेरिया खानदान भी अपनी सारी ताकत लगाकर डॉक्टर अमृता को ढूंढने में नाकामयाब रहे थे। बड़े से बड़ा पॉलिटिकल पावर आदमी या बिजनेसमैन हो, डॉक्टर अमृता की अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसे महीनों का इंतजार करना पड़ता था। लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार होते थे, मगर उन्हें डॉक्टर अमृता के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे। और आज इतनी आसानी से डॉक्टर अमृता ने इस बच्चे के ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी थी। यह बात डॉक्टर सक्सेना के लिए शॉकिंग था। डॉक्टर सक्सेना में अपनी कमर झुकाते हुए अनिका से कहा, वेल डॉक्टर अमृता, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। वो जो बच्चा है वह बहुत ही गरीब खानदान से बिलोंग करता है। शायद आपकी फीस तो उन्हें उसके पेरेंट्स ना भर सके, मगर आप चिंता मत कीजिएगा। आप अगर यह ऑपरेशन करती हो तो यूँ समझ लीजिए कि यह मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। आप यह समझ लीजिए कि इस ऑपरेशन के बदले आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं आपके लिए बिना किसी सवाल कर दूंगा। वैसे मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे मामूली डॉक्टर से आपको भला क्या काम हो सकता है, और आप यह ऑपरेशन कर देती है तो उस बच्चे के माँ बाप पर और मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अनिका ने अपना पर्स टेबल से उठाया और डॉक्टर सक्सेना से कहा, ठीक है। यह कहते हुए अनिका ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर खड़े जूनियर डॉक्टर और असिस्टेंट ने जब अनिका को बाहर आते हुए देखा तो अचानक ही उन सबके कदम पीछे हट गए और अनिका को बाहर जाने का रास्ता उन्होंने क्लियर कर दिया। किसी ने अनिका से पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिर वह कौन थी। बस सब लोग शौक में एक दूसरे को देखते रहे। जब अनिका फिर से बिल्डिंग के
बाहर अपनी कार के पास पहुंचे तो अचानक ही पीछे से अनिका को किसी की आवाज आई, अनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो यह देखकर वो हैरान हो गई कि कामिनी गुलेरिया और प्रीति ठीक कॉलेज के कैंपस के रोड से अनिका की ओर चले आ रही थी। प्रीति ने जैसे ही अनिका को देखा, प्रीति के चेहरे पर रौनक आ गई। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई और अनिका को गले से लगा लिया। प्रीति के ठीक पीछे चल रही कामिनी अनिका और प्रीति के पास आई और बड़े ही एटीट्यूड के साथ अनिका की ओर देखकर कामिनी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह एक टॉप मेडिकल कॉलेज का कैंपस है, कोई रेस्टोरेंट नहीं जो तुम मुंह उठाकर खाने के लिए चले आए हो। अब यह मत कहना तुम यहाँ मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने आई हो। प्रीति को देखकर अनिका को गिल्ट होने लगा था। जब से प्रीति दिल्ली में आई थी, अनिका प्रीति को एक बार भी नहीं मिल पाई थी। हालांकि प्रीति ने अनिका को कॉल करके बताया था कि वह दिल्ली आ रही है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने, और उसके साथ ही कामिनी भी दिल्ली आ रही थी, मगर इतने दिनों में अनिका प्रीति को मिलने नहीं आ पाई थी। इस बात का अनिका को गिल्ट था। हालांकि कामिनी भी दिल्ली में प्रीति के साथ रहती थी। कामिनी और उसकी माँ मनीषा ने मनाली में जो कुछ भी अनिका के साथ किया था, उसके बाद कामिनी को फोन करके उसका हालचाल पूछना अनिका को जरूरी नहीं लगा। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि आज इस तरह उनकी मुलाकात कामिनी और प्रीति से हो जाएगी। अनिका ने कामिनी की बात को इग्नोर कर दिया और प्रीति को गालों पर हाथ रखकर पूछा, तुम किस प्रोफेसर के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करना चाहते हो? तुमने अभी किसी प्रोफेसर को चुनकर एप्लीकेशन भेजे है? प्रीति ने कामिनी की ओर एक बार देखा और फिर धीमी आवाज में अनिका से कहा, मैं सोच रही थी अगर मुझे ऐसा कोई प्रोफेसर मिल जाए तो ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो तो अच्छा होगा। बिना पूछे ही कामिनी ने भी अनिका के सवाल का जवाब दे दिया, मैं इसकी तरह डरपोक नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ बनने आई हूँ, बड़ा नाम करने आई हूँ और मेरा गोल भी काफी क्लियर है। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर सक्सेना के अंडर पूरी करना चाहती हूँ। डॉक्टर सक्सेना का नाम सुनने के बाद कामिनी आधी मुस्कुराहट देते हुए अनिका को देखने लगी और फिर कुछ कदम अनिका के पास बढ़ाते हुए अनिका से पूछा, क्या तुमने कभी डॉक्टर सक्सेना का नाम भी सुना है? तुम जानती हो वो सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं हर साल। तुम जैसी लड़की जिसने 2 से 4 मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ ली हो, वह डॉक्टर सक्सेना के सेट किए पेपर की एग्जाम पास नहीं कर सकती। कामिनी के मुताबिक अनिका ने पहले कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया था, मगर वह इतना जानती थी कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेडिसिन की अनिका के पास थी, वह शायद अनिका ने पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु में अपनी मासी के यहाँ पर पढ़ा था। मगर अभी भी कामिनी एक बात समझ नहीं पा रही थी कि 2-4 इन्फ्लोमर किताबें पढ़ी हुई लड़की इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कैसे अप्लाई कर सकती थी। दरअसल कामिनी यह समझ नहीं पा रही थी कि अनिका यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज के कैंपस में क्या कर रही थी। अनिका ने कामिनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अनिका ने प्रीति की ओर देखते हुए पूछा, तुम अभी कहाँ रुकी हो दिल्ली में? प्रीति ने अपनी सॉफ्ट आवाज में जवाब देते हुए कहा, यही सामने ही एक हॉस्टल है, रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करना दीदी। फिर प्रीति ने कामिनी की ओर देखकर फिर से अनिका से कहा, दीदी अब तुम जाओ यहाँ से, हमें अंदर जाकर प्रोफेसर की एक लिस्ट तैयार करनी है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जैसे ही प्रीति ने अनिका से यह कहा, पीछे खड़ी कामिनी ने प्रीति को एक तरफ धकेलते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बाद में चली जाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या करने आई हो? अभी भी अनिका को पूरी तरह से कामिनी की बातों को इग्नोर कर दिया और प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ठीक है प्रीति, मैं जा रही हूँ, मगर तुम मुझे फोन कर देना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो दिल्ली में तो बता देना, अगर कुछ पैसे चाहिए तो भी बता देना, बिल्कुल फिक्र मत करना। यह कहते हुए अनिका अपनी कार में बैठ गई। जैसे ही कामिनी ने अनिका की कार देखी, कामिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि अनिका कार स्टार्ट करती, कामिनी ठीक कार के बोनेट के सामने आकर खड़ी हो गई और स्टूपिड होकर अनिका को देखने लगी।
फिर अचानक कामिनी ने चिल्लाकर अनिका से कहा, बाहर उतरो, उस कार से बाहर उतरो, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ। कामिनी की धमकियों से आज अनिका डरने वाले नहीं थी। कामिनी और अनिका की नजरें एक दूसरे से टकराई। फिर अचानक ही अनिका ने अपनी गाड़ी को रेस देना शुरू कर दिया। कुछ देर गाड़ी को रेस देने के बाद एक झटके से अनिका ने कार शुरू की। कार को अपनी ओर आते हुए देखकर कामिनी झटके से कार के रास्ते से हट गई, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर गई और अनिका अपनी गाड़ी तेजी से कैंपस रोड पर चलाने लगी। तुमने देखा उसने क्या किया? वह मुझे जान से मार देना चाहती थी। तुमने देखा कि नहीं उसकी आंखों में? अरे ऐसी बहन होने से अच्छा तो मैं अपने घर पर किसी दुश्मन को पाल लेती। कोई अपनी बहन पर इस तरह से गाड़ी चला देता है क्या? कोई तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? तुम क्या समझती हो तुम्हारी दीदी को? वो बहुत ही चालाक और घमंडी औरत है। देखा नहीं तुमने कितनी जलती है वह मुझसे। वह मुझे सिर्फ इसलिए मार देना चाहती है क्योंकि वह अब तक जान चुकी होगी कि मेरी सगाई कुणाल डोगरा के साथ हो गई है। अनिका के मनाली से चले जाने के बाद डोगरा खानदान और गौतम गुलेरिया के परिवार में काफी देर तक एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया और फिर दोनों खानदान इसी नतीजे पर पहुंचे कि कुणाल डोगरा और कामिनी गुलेरिया की सगाई कर दी जाए। प्रीति ने अपनी हल्की सी दबी हुई आवाज में कामिनी से कहा, अनिका दीदी तो जानती तक नहीं कि आपकी सगाई कुणाल डोगरा से हो चुकी है। मैंने भी उन्हें यह बात नहीं बताई। कामिनी ने लगभग प्रीति पर चिल्लाते हुए कहा, शट अप, चुप हो जाओ तुम। जब देखो तब अपनी दीदी की तारीफदारी करती रहती हो। अगर तुम्हें अपनी अनिका दीदी इतनी ही पसंद है तो जाकर उसके साथ क्यों नहीं रहती? क्यों चिपकी हुई हो मुझसे? प्रीति ने कुछ देर सोचने के बाद फिर से धीमी आवाज में कामिनी से कहा, ठीक है चले जाऊंगी, बस गौतम मामा ने जो पैसे मुझे दिए हैं वो दे दो। ज्योति बुआ के इलाज में काफी खर्चा हुआ था। ज्योति बुआ ने प्रीति की पढ़ाई के लिए जो भी सेविंग की थी वह सारी सेविंग उन्हीं के इलाज में खत्म हो गई थी और इसीलिए प्रीति की पढ़ाई के लिए ज्योति बुआ ने कुछ पैसे अपने भाई गौतम गुलेरिया से उधार मांगे थे। गौतम गुलेरिया ने वह पैसे प्रीति को नहीं दिए, बल्कि वह सारे पैसे गौतम गुलेरिया ने कामिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, क्योंकि कामिनी ने गौतम गुलेरिया से कहा था कि प्रीति अभी बहुत ही नादान और भोले है। अगर पैसे उसे दिए गए तो हो सकता है कि कोई प्रीति की नादानी का फायदा उठाकर उसके पास से पैसा उड़ा ले जाए। आज जब कामिनी ने प्रीति के मुंह से यह बात सुनी तो अचानक ही कामिनी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। कामिनी ने अपने दोनों हाथ होल्ड करके अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए इकराते हुए प्रीति से कहा, अच्छा तो भीख में मांगे हुए पैसे तुम अब मुझसे वसूलने की बात करोगी? देखो तुमने पैसे उधार मांगे थे मेरे पापा से और मेरे पापा ने वह पैसे मुझे दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे पैसे उधार मांग रही हो और उधार मांगने वाले कभी इतनी अकड़ से पैसे नहीं मांगा करते। आई होप तुम जानते हो कि पैसे उधार मांगना और भीख मांगना दोनों एक ही बराबर है और भीख मांगने का यह तरीका नहीं है जिस तरह अभी अभी तुमने मुझसे पैसे मांगे। कामिनी के ये शब्द प्रीति के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। प्रीति का सर शर्म से झुक गया था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी रास्ते के टायर मार्क देखते हुए कामिनी ने कहा, इतनी आलीशान गाड़ी में घूम रही है, मुझे लगता है यह मनोदरा परिवार ने अपनी खोई हुई भांजी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मनोदरा परिवार ने यह अनिका को यहाँ भेजा होगा ताकि वह मेडिकल प्रोफेशन की कोई डिग्री हासिल कर ले और उनका बिजनेस आगे बढ़ाए? यह ख्याल मन में आते ही कामिनी ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और अपने पापा गौतम गुलेरिया को मनाली में फोन लगाया। जैसे ही गौतम गुलेरिया ने फोन उठाया, कामिनी ने कहा, पापा मुझे लगता है किसी तरह अनिका डॉक्टर सक्सेना को अच्छी तरह जानती है। क्या आप अनिका को किसी तरह बना सकते हो कि डॉक्टर सक्सेना मुझे अपनी स्टूडेंट एक्सेप्ट कर ले? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद गौतम गुलेरिया ने कामिनी से कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जैसे ही अनिका अपने घर पहुंचने वाली थी, अनिका का फोन उसके पास में वाइब्रेट होने लगा। जब अनिका ने फोन पर्स से निकालकर स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर एक अनर्जेंटली नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिका ने सोचा कि शायद यह कोई स्कैम कॉल होगा।
अनिका कॉल रिजेक्ट करने जा रही थी, मगर गलती से अनिका ने कॉल एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले कि अनिका दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट करती, गौतम गुलेरिया की आवाज स्पीकर पर सुनाई देने लगी। गौतम गुलेरिया बड़ी नरम आवाज में अनिका से कहने लगे, अनिका बेटा, तुम्हारा पापा बोल रहा हो। वह पापा जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वह बाप जिसे बुढ़ापे में सहारा देना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी माँ की कंपनी के प्रोजेक्ट पर हमारे बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, उन बातों को कुछ देर के लिए भूल जाओ। बस तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। अपने मामा किशन मल्होत्रा से कहकर अपनी छोटी बहन के लिए डॉक्टर सक्सेना से बात करो। तुम्हारी छोटी बहन डॉक्टर सक्सेना के अंडर पढ़ना चाहती है, और अगर तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर बड़ा नाम करती है तो कहीं ना कहीं मैं कहीं बुढ़ापे में वो तुम्हारा पापा का सहारा बन सकते हैं। गौतम गुलेरिया आगे कुछ कहे उसे पहले अनिका फोन डिस्कनेक्ट कर देना चाहती थी, मगर जैसे ही अनिका फोन डिस्कनेक्ट करने जा रही थी, अचानक स्पीकर पर अनिका ने अपनी सौतेली माँ मनीषा की आवाज सुनी। मनीषा ने अनिका से कहा, अनिका बेटा, मैं तुम्हारी माँ मनीषा बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम अब हमारे पास वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वह मल्होत्रा खानदान में तुम्हें वह सब कुछ मिल रहा होगा जो तुम्हारे इस गरीब माँ बाप के पास नहीं है। तुमने तो हमसे तुम्हारी माँ की कंपनी भी छीन ले है, मगर अभी भी हमारे बीच एक रिश्ता कायम है। वह है कि तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। खून का रिश्ता किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। चाहे कामिनी और तुम्हारे बीच कितने भी झगड़ा हो जाए, मगर वह तुम्हारी बहन है, उसकी मदद कर दो। वह कल उठकर बड़ी डॉक्टर बन जाती है तो यह भी सोचो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के लिए वह सहारा बन सकते हैं। अनिका ने लंबी सांस छोड़ते हुए मनीषा से कहा, खून का रिश्ता, यह क्या कह रही हो आप? मनीषा ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, हाँ, खून का रिश्ता। तुम दोनों की चाहे माँ अलग थी, मगर पापा तो एक ही है। तुम यह कैसे भूल सकती हो? आखिर आज तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारे पापा की वजह से हो। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का वह क्या जवाब देती। अनिका के लिए पापा शब्द के मायने ही कुछ और थे। वह सालों साल गौतम गुलेरिया को अपना पापा जरूर कहती, मगर कभी भी अनिका को गौतम गुलेरिया से वह प्यार नहीं मिला जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। अनिका ने हमेशा ही गौतम गुलेरिया को वह प्यार कामिनी को देते हुए देखा था, और जब भी गौतम गुलेरिया अनिका से बात करता, अनिका को यही फील होता है कि कोई मालिक अपने नौकर से हुक्म दे रहा हो। अनिका ज्यादातर बचपन यही समझने में बीत गया कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा उसके पापा उसे इतने सालों तक दे रहे थे। अनिका बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बात सोचती रही कि आखिर ऐसी कौन सी भूल की होगी उसने जो अपने पापा अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। शायद कोई अपने दुश्मन की औलाद के साथ भी ना करे। अचानक अनिका ने गौतम गुलेरिया और मनीषा का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका ने अपना फोन हाथ में लिया और प्रीति को फोन लगाया। जैसे ही प्रीति ने फोन उठाया, अनिका ने प्रीति से कहा, कहाँ हो तुम? सरप्राइज प्रीति ने जवाब दिया, मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। अनिका ने प्रीति से कहा, ठीक है, वहीं रहो, मैं आ रही हूँ। प्रीति अनिका की इस बात से हैरान हो गई थी। प्रीति ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, मगर आप अभी भी तो यहाँ से निकले हो, अचानक क्या हुआ आपको दीदी? अनिका ने प्रीति को जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी भी पता चला है कि मेरा और कामिनी का खून का रिश्ता है। मैं भी जरा देखना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारा खून का रिश्ता हो गया है। अनिका यह जवाब सुनकर प्रीति पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो गई, मगर इससे पहले कि प्रीति और कोई सवाल पूछे, अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दिल्ली के हाईवे पर तेजी से चल रही गाड़ी को अनिका ने एक अचानक ब्रेक लगा दी, और फिर किसी फिल्मी कार रेसिंग की तरह अनिका ने फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न ले लिया और फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की ओर तेजी से कार चलाने लगी। ठीक 10 मिनट बाद अनिका की कार फिर से कॉलेज की उसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार से उतरकर अनिका तेजी से प्रीति और कामिनी के पास आई। जैसे ही कामिनी ने अनिका को अपने पास आते हुए देखा, मुस्कुराते हुए कामिनी ने अनिका से कहा, मुझे लगता है पापा का तुम्हें कॉल आया होगा।
देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हें इससे पहले कि कामिनी और कुछ कह पाती, अनिका ने कामिनी के सर पर हाथ रखा और एक झटके से कामिनी का एक बाल तोड़ लिया। बाल खींचने से दर्द से अचानक ही कामिनी के मुंह से चीख निकल गई। हैरान कामिनी फटी हुई आंखों से अनिका को देखे जा रही थी। बाल टूटने के दर्द की वजह से कामिनी अपने एक हाथ से अपने सर पर जोर जोर से मालिश करने लगी। कामिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका ने ऐसा क्यों किया था। फिर मुस्कुराती हुई अनिका ने कामिनी से कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा एक बाल उधार ले जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हेल्प। अनिका की बात सुनकर अपने एक हाथ से सर मसल रही कामिनी फटी आंखों से अनिका को देखती रही। जब कामिनी का दर्द थोड़ा कम हुआ तब हैरान कामिनी ने गुस्से से अनिका से कहा, यह क्या कर रही हो तुम? पहले तुमने मुझे कार के नीचे कुचलने की कोशिश की और अब तुमने मेरे साथ यह हरकत की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कामिनी के बाल को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए अनिका ने उस बाल को एक छोटे सी प्लास्टिक बैग में रख दिया और फिर कामिनी की ओर देखकर अचानक ही मुस्कुराने लगी। उस प्लास्टिक बैग में अपनी जेब में रखकर अनिका ने कामिनी से कहा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने कुछ भी तो नहीं किया। गुस्से से लाल कामिनी ने अनिका से कहा, तुमने अभी भी मेरे बाल खींचे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनिका धीरे से चलकर बिल्कुल कामिनी के पास आकर खड़े हो गई। अनिका की आंखों की चमक देखकर कामिनी खुद ब खुद अपने कदम पीछे लेने लगी। अनिका ने कामिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कर लोगी तुम? अगर चाहो तो तुम मेरी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, मगर हाँ, मुझे सजा देने से पहले पुलिस सबूत मांगेगी कि मैंने तुम्हारा एक बाल चुराया है या नहीं। ये कैसे प्रूव करोगी तुम कि मैंने तुम्हारा बाल चुरा कर ले जा रही हूँ? कामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका की इस बात का क्या जवाब देती। बचपन में जब भी कामिनी और अनिका की फाइट होती तब छोटी होने के बावजूद कामिनी अनिका को ओवर पावर आसानी से कर देती, मगर जब से अनिका बेंगलुरु से वापस आई थी तब से कामिनी को पता था कि अनिका के हाथों में अब गजब की शक्ति आ गई थी और इस बात का प्रूफ अनिका ने पहले ही कामिनी को दे दिया था। इसलिए बिना अनिका से झगड़ा आगे बढ़ाए कामिनी ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पापा से करूंगी, यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। कामिनी जोर जोर से बोले जा रही थी, मगर अनिका फिर से पहले की तरह कामिनी को इग्नोर करके वापस अपनी कार की ओर चलने लगी। पीछे खड़ी कामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब कहाँ भागे जा रही हो? तुम्हें पापा ने कहा था कि डॉक्टर सक्सेना से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एप्लीकेशन के बारे में सिफारिश करो। क्या तुमने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा था? मगर फिर से अनिका ने बिना कामिनी की इस बात को रिएक्ट करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस बार जब अनिका ने गाड़ी चलाना शुरू किया तब कामिनी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अनिका की गाड़ी के सामने आकर खड़ी रहे। तेजी से कैंपस से बाहर जा रही कार को देखते हुए कामिनी ने जोर से अपना पाँव जमीन पर पटक दिया। कामिनी को डॉक्टर सक्सेना से मिलने हेड ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जाना था, मगर अनिका की इस हरकत की वजह से कामिनी का मूड अब बहुत खराब हो गया था। गुस्से से लाल आंखें बड़ी करते हुए कामिनी ने प्रीति की ओर देखा और अचानक ही प्रीति पर चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्या खड़ी खड़ी कर रही थी? तुम अपनी दीदी को रोक नहीं सकती थी? देखा नहीं किस तरह दिन दहाड़े वह मेरा बाल चुरा कर निकल गई? तुम चुपचाप खड़ी खड़ी यह सब कुछ देखती रही। कामिनी की ऐसी बातें प्रीति को थोड़ी फनी जरूर लग रही थी, मगर प्रीति ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, क्योंकि वह जानती थी कि अपनी मुस्कुराहट देखकर कामिनी को और गुस्सा आ जाता। कामिनी ने अपना सर मसलते हुए प्रीति से कहा, और यहाँ खड़ी खड़ी मुझे घूर क्या रही हो? चलो, आज तुम्हारी दीदी ने आकर पहले ही पनौती लगा दी है। आज डॉक्टर सक्सेना को मिलने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह बिल्ली के रास्ता काटने पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, उस तरह तुम्हारी दीदी का चेहरा देख लेने पर भी कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता। चलो अब यहाँ से। जैसे ही कामिनी और प्रीति हेड ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे से वापस जाने लगी, तभी बिल्डिंग के गेट पर किसी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे सुनो लड़कियों, जरा रुक जाओ, तुम दोनों थर्ड फ्लोर पर डीन के केबिन में चले जाओ, डॉक्टर सक्सेना ने बुलाया है।